What's up, you bookish people? How are you? I'm good. तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, या कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस? काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं मेरे को। कुछ लोग यूट्यूब पे ही दे रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी दे रहे हैं, बट यूट्यूब पे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि यूट्यूब वालों को भी पता चलेगा कि भाई ये एंगेजमेंट क्रिएट कर रहा है लोगों की प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? तो आज जिस बुक का हम इंसाइट्स लेने जा रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब ये टॉपिक ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक ना टिपिकली फाइनेंशियल बिल्डिंग अप की होगी, या बोलते ना वेल्थ बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब का तो इससे कोई लेना देना है नहीं है, बट इतना डीपली नहीं है। एकदम ऊपर से इसके बारे में बताया। बेसिकली इसमें ये बताया कि ह्यूमन बिहेवियर इन एस्पेक्ट टू मनी। मतलब अभी कुछ लोग कैसे खर्चा करते टाइम पे ना, कुछ लोग दिल से सोचते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग हर एक चीज़ का कैलकुलेशन करके चलते कि ये ऐसा वो वैसा वे ये यहाँ वहाँ लाइक दैट। तो ये ह्यूमन बिहेवियर मनी को लेके सुधारने के लिए है, ठीक है? सेकेंड थिंग, आपको इसमें पता चलेगा कि द डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ वेल्दी पर्सन, हाउ नॉट टू बी ग्रीडी एंड हाउ टू बी हैप्पी विद योर ओन मनी, ठीक है? तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस बुक को, ठीक है? तो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हो सके तो ग्रैब पॉपकॉर्न। ओके, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नो वंस क्रेजी। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब भी किसी भी स्कीम में या इक्विटी में या शेयर मार्केट में या स्टॉक या अपना म्यूचुअल फंड में, ऐसे सब जगह पे जब वो पैसे लगाता है ना, तो वो पागल नहीं है कि वो वहाँ पे लगा रहे, ठीक है? वो भी तो कुछ ना कुछ पढ़ाई करता है, कुछ अपना रिसर्च करता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका रिसर्च कहीं पे कम गिरे या उसको कोई गलत एडवाइस दे इनसिक्योरिटी के चलते, तो उसका नुकसान हो सकता है। बट ऐसा भी तो होता है ना कि कई सारे एक्सपर्ट जो सालों से ये फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेल्थ मैनेजर्स, क्या उनसे गलती नहीं होती? उनसे भी तो होती है ना। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि कई बार हम पैसे लगाए, वहाँ पे डूब जाए तो कोई हमको आके बोले देखा तूने पागलपंती की। ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऑथर ने कहा है कि व्हाट सीम्स क्रेजी टू यू माइट बी सेंसिबल फॉर मी, ठीक है? अब ये जस्टिफाई तभी हो पाएगा जब मैंने किसी जगह पे पैसे लगाए, मुझे प्रॉफिट हुआ, तब वो जस्टिफाई हो जाएगा, वरना फिर वो तो मुझे क्रेजी ही कहेगा, ठीक है? और एक चीज़ इसमें ऐसे कही है कि कोई भी इंसान ना, मान लो कि वो बिलियनर है या वो मिलियनर है या वो हायर क्लास वाला बंदा है या मिडिल क्लास वाला बंदा है, लोअर क्लास वाला बंदा है या स्लम्स वाला बंदा है, इन सभी टाइप ऑफ लोग जो है ना, इन सब का जो फाइनेंस को लेके मेंटालिटी होती है ना, वो अपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से होती है। अब बिलियनर है वो उस हिसाब से सोचेगा, वैसे रिस्क लेगा, ठीक है? मिलियनर है वो उसके हिसाब से लेगा, हायर क्लास वाला बंदा उस हिसाब से लेगा, और मिडिल क्लास वाला बंदा तो 10 चीज़ों पे रिसर्च करके हाँ ना में पैर रख के फिर वो इन्वेस्ट करेगा। तो हर एक बंदे का फाइनेंशियल थिंकिंग उसके करंट सिचुएशन के हिसाब से ही डिपेंड करता है। अगर वो गरीबी में पैदा हुआ है तो उस हिसाब से पैसे को मैनेज करेगा, अगर वो अमीरी में पैदा हुआ है तो उस हिसाब से करेगा, ठीक है? इसमें एक कहानी बताई है जॉन एफ कैनेडी की। जब 1960 में अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो फिर उसको एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन मतलब एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था यूएस में उस टाइम पे, तो आपने उससे क्या सीखा? तो जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि टू बी फ्रैंक, मेरे को उसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, ठीक है? एंड एवरीथिंग वाज गुड इन माय फैमिली, वी वर ट्रैवलिंग, वी वर हैविंग फन, एंड आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि माय डैड हैड अपॉइंटेड 2-3 पर्सन्स फॉर गार्डनिंग सो दैट दे कुड हैव फूड एंड दे कुड अर्न सम मनी। बस उसको इतना ही याद है, ठीक है? इसके अलावा उसको कुछ याद नहीं है। लेकिन अब जब उसका जो ये इंटरव्यू बाकी सारे लोगों ने सुना ना, तब उनको ऐसा लगा कि यार हम उस बंदे के हाथ में इकोनॉमी देना चाहते हैं जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस ही पता नहीं है, जिसने कभी गरीबी देखी ही नहीं है, जिसने कभी बेरोज़गारी देखी ही नहीं, तो क्या है किस तरीके से ये हैंडल करेगा? ऐसा सवाल था सबको। बट बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और उसने कुछ अच्छे टैक्टिक्स, कुछ अच्छी चीज़ें यूज़ की, तो उसको फिर बाद में वो इलेक्शन में सक्सेसफुल हुआ। ओके,
सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क को ना इस ऑथर ने बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है हर एक बंदे के लाइफ में। जो लोग कहते हैं ना मैं तो साला मेहनत करके आया हूँ, लक वक का मुझे कुछ पता नहीं, उन सब भी लोगों को ना ये पढ़ना चाहिए। और जो ये भी लोग कहते हैं ना कि रिस्क, मेरे को तो रिस्क नहीं पसंद है भाई, लाइक टू प्ले सेफ, उसको भी ये पढ़ना चाहिए। क्योंकि लक एंड रिस्क पे ना इस बुक में टोटल 11 पेजेस का चैप्टर लिखा है ऑथर ने, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है इसमें। अब मेरे को ना उन लोगों को स्पेशली यहाँ पे एड्रेस करना है जो लोग ये कहते हैं ना कि यार मैंने तो मेहनत से कमाया, जो भी मैंने किया मेरे को किसी ने दिया नहीं, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, आई हैव स्ट्राइव्ड फॉर इट। तो मैं उसको बस ये कहना चाहूँगा कि भाई देख, एक बात याद रख, तू तेरे से ज़्यादा मेहनत ना कंस्ट्रक्शन लेबरर करता है, तो क्या वो अमीर है? कितने सारे कंस्ट्रक्शन लेबरर्स बहुत सालों से, कुछ लोग तो पैदा होते ही मरते दम तक वही करते, और वो लोग कितना मेहनत करते, तो वो क्यों नहीं अमीर बने? वो क्यों अभी तक वही काम कर रहे हैं? ठीक है, तो लक फैक्टर तो होता ही है हर जगह पे। क्योंकि मैंने तो ऐसे कितने सारे लोग देखे कि बोलते ना लक है, बोलते ना वो कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वैसा वाला हिसाब है। होता है कई बार कुछ ऐसे सारे लोग हैं जो बोलते ना कम क्वालिफ़िकेशन है, कुछ स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा कमा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन उसके पास अपना घर चलाने के लिए जॉब ही नहीं है। ये लक फैक्टर है। कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी ना उस लेवल पे नहीं होते। क्यों? ये लक फैक्टर है। ठीक है, तो लक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बिल गेट्स की स्टोरी बताई थी इस बुक में कि वो जब बिल गेट्स जब स्टैंडर्ड 8 में था, तो तब उसका एक फ्रेंड था केंट इवांस नाम का। उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, काफ़ी घंटों तक वो लोग दोनों फ़ोन पे बातें करते थे। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे, दोनों के माइंडसेट और बिजनेस स्किल्स बहुत ही मैच करते थे। वो और बिल गेट्स ना हमेशा साथ में बैठ के बातें करते रहते थे कि हम करियर में आगे क्या करेंगे, क्या हम कहीं पे जॉब करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, या किसी कंपनी के CEO बनेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन ये स्टोरी ना बिल गेट्स की एक डॉक्यूमेंट्री है, इनसाइड बिल्स ब्रेन। ठीक है, उसमें उसने उसके एक दोस्त को रिकॉल करते हुए कहा था। बट हुआ ये कि वो उसका फ्रेंड, उन्होंने सोचा था कि बिल और इवांस ने, केंट इवांस ने सोचा था कि वो सारी चीज़ें लाइफ में ना एक साथ करेंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि जो केंट इवांस था ना, वो माउंटेनरिंग में उसकी डेथ हो गई। US में कई सारे लोगों की डेथ माउंटेनरिंग की वजह से होते हैं, वो लोग ट्रैक वगैरह पे जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर चीज़ थी कि कोई स्कूल वाले बंदे का हुआ। जनरली होता था बट स्कूल गोइंग स्टूडेंट का नहीं होता था, तो इसका हो गया। अब बिल यही बोलता है कि अगर आज वो ज़िंदा होता ना, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, पॉल एलन, उसके साथ साथ ना ये केट इवांस भी होता। बट उसकी किस्मत में नहीं था, या उसकी किस्मत में जल्दी मरना था। ये भी लक फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ही है रिस्क। रिस्क तो लेना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन रिस्क है ना कैलकुलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपने घर को मॉर्गेज कर दिया और फिर वहाँ पे लॉस हुआ, आपका घर भी चला गया और आप फिर भाड़े पे रह रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क लो, लेकिन आप है ना टोटली वाइप ऑफ नहीं होने चाहिए। आपके पास उस चीज़ में लॉस होने के बाद भी बहुत कुछ बचा होना चाहिए सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ऐसा ऑथर का यहाँ पे कहना है। इसमें लोग है ना मार्क जकरबर्ग को काफ़ी अप्रिशिएट करते, क्योंकि उसको ना याहू ने $1 बिलियन का ऑफ़र दिया था व्हाट्सएप और फेसबुक बेचने के लिए। हाँ, वो थोड़ा सा टेम्प्टेड हुआ था इस बात पे, बट उसने सोचा कि नहीं, वो नहीं बेचेगा। और फिर उसका वो डिसीजन देखो कितना सक्सेसफुल निकला। आज उसने इंस्टाग्राम खोला, उसने थ्रेड्स खोला, और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगा वो। ठीक है, लेकिन लोग, यही जो टेकीज़ है ना, वो याहू को भी गाली देते हैं, क्योंकि याहू को भी माइक्रोसॉफ्ट से ऑफ़र आया था एक बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने टर्न डाउन किया और आज वो लोग पछता रहे हैं। ठीक है, तो ये है लक एंड रिस्क का गेम। तीसरा हमारा अभी टॉपिक है नेवर इनफ। नेवर इनफ का मतलब ये है, वो कुछ लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन बोल लो, पॉलिटिशियन बोल लो, जिनके पास सारी दुनिया भर की दौलत होती है, लेकिन उनको और चाहिए होता है, और बोलते हैं ना ग्रीड, लालच, वो नहीं करनी है। नेवर इनफ का यहाँ पे मतलब ये है कि बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, डोंट बी ग्रीडी। ठीक है, क्योंकि आप अगर ग्रीडी बनोगे ना, उसके लिए आप कुछ रिस्क लोगे, कुछ गलत काम करोगे, और जो आपके पास है ना वो सब गवा दोगे, और फिर बाद में आपको, आपके फैमिली को, रिश्तेदारों को, सबको फेस करना पड़ेगा। आपने स्कैम तो देखा ही होगा 1992 हर्षद मेहता वाला। क्या हुआ, उसने बहुत पैसा बनाया,
बहुत ज़्यादा पैसा बनाया वो उसने उस टाइम पे। आई थिंक 91 या 89 के टाइम पे उसने वो 50 लाख की गाड़ी खरीदी थी। आई थिंक सो उसका नाम मैं भूल गया। 50 लाख की गाड़ी उस टाइम पे 1990s में 1980s में आई थिंक। आज लोग 20 लाख की गाड़ी भी नहीं खरीद पा रहे। तो सोचो उसके पास उस टाइम पे कितना पैसा था, लेकिन फिर भी उसको हाव थी, ग्रीड था, घुस गया गलत गलत काम में, इनसाइडर ट्रेडिंग करता था और क्या क्या आपने सब तो उसमें देख ही लिया वेब सीरीज़ में। तो क्या हुआ आगे चल के, जितना कुछ उसने कमाया वो तो सीज्ड हो ही गया, उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए और अब उसके मरने के बाद उसके फैमिली को भरना पड़ रहा है। तो ग्रीड मत रखो। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। मतलब पहले तो पैसे बनाओ, उसको कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो, वो आप उसके रिटर्न्स आएंगे, उसको सेव करो, काफ़ी टाइम तक सेव करते रहो और फिर धीरे धीरे आप वेल्दी बनोगे। ठीक है, उसके लिए आपको फिर काफ़ी सारे रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, आपको लगातार उस पर आपको दिमाग फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब आप वेल्दी बनोगे। अब स्टेइंग वेल्दी का मतलब ये है कि आपके पास पैसा तो आ गया है, बट अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। ठीक है, आपको वेल्दी बने रहना है तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो भी होते हैं ना उसको अवॉइड करो। ठीक है, साथ में जो आप वेल्दी बनने के लिए कंपाउंडिंग कर रहे थे ना पैसे का, वो कंपाउंडिंग चालू रखो, उसमें और इन्वेस्ट करते रहो और वो कंपाउंडिंग सालों तक करते रहो, तो आप वेल्दी रहोगे। ठीक है, जिसका फ़ायदा आपको भी होगा, आपके आने वाले जनरेशन्स को भी होगा। टॉपिक है टेल्स यू विन। ठीक है, टेल्स यू विन, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे ना किसी चीज़, समझो आप 10 चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, नेसेसरी नहीं है कि वो 10 ही चीज़ों से आपको रिटर्न्स आए। ठीक है, कभी कभी आपको 10 में से ना 8 के 8 आपके इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाए, आपके पूरे पैसे डूब जाए, लेकिन वो दो जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करोगे ना वो आपको इतना बोलते ना बम्पर प्राइस देके जाए कि आपने जितना 10 जगह पे डालने के लिए इन्वेस्ट किया है ना उतना आप ये सिर्फ 2 जगह से कमा सकते हो। ठीक है, एक बार मैंने अनुपम मित्तल को ये बोलते हुए कहा था कि उनको किसी ने तो पूछा था, आई थिंक शार्क टैंक की बात हो रही है, बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने अभी तक कितने कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने एक सर्टन फिगर, उन्होंने कहा आई थिंक 100-150 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, कि मैंने इतने कंपनीज़ में अभी तक इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 से 10 कंपनीज़ ही ऐसी है जिसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। कुछ तो इन्वेस्ट करते ही पैसे डूब गए मेरे, किसी ने मुझे डबल 2x रिटर्न दिया है, किसी ने मुझे 5x रिटर्न दिया है, किसी ने 50x दिया है, ऐसा भी है। कोई कंपनीज़ तो ऐसी भी है, लेकिन वो बहुत कम है, कि 3-4 ऐसी कंपनीज़ है जिसने मुझे जितना मैंने इन्वेस्ट किया था ना वो 100-150 कंपनीज़ में, उसका सारा का जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ जो अमाउंट था ना वो सिर्फ मुझे ये 2 से 3 कंपनीज़ है जिसने मुझे वो मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया है, और रिटर्न देके उससे भी ज़्यादा कमाया मैंने। ठीक है, तो ये टेल्स यू विन का मतलब है। एक बार वॉरेन बफेट ने भी यही चीज़ कही थी कि उसने ना अभी तक 300 से 400 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके लाइफ का जो भी टोटल नेटवर्थ है ना या टोटल वर्थ है वो सिर्फ 10 से 20 स्टॉक्स में ही आ रहा है। तो इसको बोलते हैं टेल्स यू विन। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम ही समझ लो। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। ठीक है, आप अपना 9 to 5 जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको बिजनेस करना है, आप वो कर सकते हो, लेकिन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास बिजनेस से रिटर्न आउटकम आने तक, वहाँ से पैसे आने तक आपके पास एक सर्टन अमाउंट नहीं चाहिए, जिसको रनवे बोलते हैं। ठीक है, आपके पास मान लो 1.5 साल 2 साल का अगर आपके पास रनवे है कि जब तक आपका बिजनेस आपको कमा के ना दे आप तब भी घर बैठ सकते हो। या मान लो आजकल कंपनीज लोग ले ऑफ कर रहे हैं, हमेशा हम पढ़ते हैं ना ये कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया, उतने को ले ऑफ किया। तो अगर आप भी लेड ऑफ हो चुके हो या अगर आप फायर्ड हो, तो आपके पास अगर पैसा है ना तो आप जितना मर्जी चाहे उतना घर पे बैठ सकते हो और आप वेट कर सकते हो आपको आपके नेक्स्ट जॉब के लिए, आपको जैसा चाहिए वैसा, जो डेजिग्नेशन चाहिए वो, जितना पैकेज चाहिए उतना,
तो पैसा होने के वजह से ना आपके पास उस चीज़ की लिबर्टी होती है। मतलब यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहा है कि मनी इज़ द ओनली थिंग विच कैन बाय यू टाइम, ठीक है, टाइम टू रोम अराउंड, टाइम टू एन्जॉय, टाइम टू रिलैक्स। तो टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच मनी कैन बाय, अगर आपके पास है तो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको वेकेशन पे जाना है, आपका बॉस आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, रिज़ाइन कर दो, है ना, क्योंकि आपके पास तो है पैसा। अगला जॉब मिलने तक आप अपना घर चला लोगे, आपको भी पता है। तो वो लटकती तलवार नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑथर का कहने का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग योर टाइम इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। मतलब ऑथर का ये कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको अपनी आंखों से दिख रही है ना, वो वेल्थ का कमाल नहीं है, या वो वेल्थ नहीं है। वेल्थ तो वो है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है, जो आपने स्पेंड ही नहीं किया है, वो आपकी वेल्थ है। या एक्सपेंडिचर करने के बाद जितना भी पैसा आपके अकाउंट में बच रहा है ना, वो आपकी वेल्थ है। वेल्थ इज़ एक्सपेंसिव कार्स विच यू डोंट बाय, वेल्थ इज़ द डायमंड्स विच यू थॉट ऑफ बाइंग बट यू डिडंट बाय, ठीक है। वेल्थ बैंक अकाउंट में रखने का ये मतलब होता है कि वो आपको अच्छे ऑप्शंस देगी फ्यूचर के लिए, ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल रखती है, ठीक है। तो दिस इज़ वेल्थ यू डोंट सी का मतलब है। यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ कही है कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन बिंग रिच एंड बिंग वेल्दी इज़, बिंग रिच का मतलब है कि करंटली यू हैव अ वेरी हायर इनकम, ठीक है, और बिंग वेल्दी का मतलब ये है कि हैविंग एसेट्स दैट प्रोवाइड यू फ्रीडम एंड ऑप्शनैलिटी, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग वेल्दी एंड बीइंग रिच, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेव मनी। पैसा सेव करो, ये तो सबका फेवरेट है, कई सारे लोग करते होंगे और करना भी चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। मेहनत का पैसा है ना, सेव करो ना, क्यों फालतू में बहाना कहीं पे भी, है ना। अभी कुछ लोग ना अपने बेटर फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट लाइफ ले सके उसके लिए सेव करते हैं, कुछ लोग पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छी जाए उसके लिए सेव करते हैं, कुछ लोग बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस सब चीज़ के लिए सेव करते हैं। अब ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि हमेशा ना पर्पस ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड ही सेविंग्स मत करो। कभी कभी आपके पास कोई पर्पस ना हो, रीज़न ना हो, तब भी सेव करो। क्या पता आगे चल के आपका कोई डिज़ायर बदल जाए और आपको वो करने के लिए पैसा लगे, है ना, या आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना उसके लगे, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो हमेशा सेव करो, ठीक है। लेकिन पैसा सेव होगा कैसे, कैसे होगा बताओ? वो होगा कैसे? एक्सपेंडिचर कम करने से। एक्सपेंडिचर कम कैसे होगा? डिज़ायर कम रखने से। डिज़ायर कम कब होंगे? जब आपके बारे में दुनिया क्या सोच रही है ये आप परवाह ना करो ना, तब भी आप लेस डिज़ायर करोगे। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, कभी कभार शॉपिंग इसीलिए भी कर लेते हैं क्योंकि ताकि उसको कोई ये ना बोले कि क्या यार तू रोज़ रोज़ एक ही कपड़े पहनता है, एक ही घड़ी पहनता है, एक ही गाड़ी, एक ही वो। अब इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए भी कभी कभी कुछ लोग शॉपिंग करते हैं। अपनी मर्जी है भाई, आपको जैसा करना है करो। उस अपना मेन टॉपिक है इज़ टू सेव मनी, ठीक है। जैसे आपको सेव करना है करो, नहीं करना नहीं करो। अभी कुछ लोग क्या होता है ना, मेरी तरह शौक के लिए भी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ लोगों को लग्जरीज पसंद है, शॉपिंग पसंद है, उसके लिए भी करते हैं। अभी इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना नहीं है, वरना अपना जो सब्जेक्ट है ना सेव मनी, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो सेव मनी, मनी इज़ मस्ट। और कुछ नहीं तो ना एटलीस्ट अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए सेव करो। उस बंदे को देखो जिसके बैंक अकाउंट में पैसा हो। जिसके बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसा हो ना, उसके बात करने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, उसका ग्रुप में खड़े रहने का स्टाइल सबसे अलग होगा। क्योंकि उसको पता है कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है, बिना दो बार सोचे। किसी भी महंगे होटल में जाके खाना खा सकता है बिना दो बार सोचे, बिना मेन्यू कार्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे देखे कि रेट क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड पे देखे कि रेट क्या है। तो कॉन्फिडेंस के लिए सेव कर लिया करो, ठीक है। सेविंग्स इज मस्ट। तो अपना आज का नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक है यू विल चेंज। यू विल चेंज का मतलब ये है कि आज आप जो सोच रहे हो ना, कुछ सालों बाद आप वो नहीं सोचोगे। आपके डिज़ायर्स चेंज हो जाएंगे, आपके प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगे, आपकी लाइफ का फोकस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसने एग्जांपल देने के लिए एक चीज़ बताई कि एक बच्चा जो ट्रैक्टर से खेलता है, ठीक है, व्रूम व्राम व्रूम झुम 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 करके ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ वो चलाता है। तो उसको अगर पूछोगे ना आप क्या बनना चाह रहे हो, तो वो ये बोलेगा कि यार मेरे को ट्रैक्टर वाला बनना है।
ठीक है, उस टाइम पे ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि उसके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसके बाद आप पूछोगे ना तो वो सेम आंसर नहीं देगा। वो नहीं बोलेगा कि उसको ट्रैक्टर वाला बनना है। क्यों? क्योंकि उसको अब पता चल गया है कि उस काम में इतना है नहीं, कुछ इतना प्रेस्टीज नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो वो नहीं बोलेगा। फिर वो लॉयर या डॉक्टर या इंजीनियर या ऐसा कुछ बोलेगा। ठीक है, तो ऑथर का ये कहना है कि आपके जो प्रायोरिटीज़ है ना वो चेंज हो जाएंगे, आपके डिज़ायर्स चेंज हो जाएंगे, इसके लिए आपके गोल्स भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, एक हार्वर्ड के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, उनका ये कहना है कि कभी भी ना हम किसी से इंस्पायर होते हैं, उसकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं, या बाहर से उसकी जो ग्लोरियस लाइफ दिखती है ना उससे इंस्पायर होकर हम भी वैसे डिसीजन लेते हैं, उस फील्ड में जाने का सोचते हैं और जाते भी, और फिर क्या होता है, अटक जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर घुसने के बाद पता चलता है यार ये तो कितना हेडेक है यार, क्योंकि हमने वो चीज़ क्यों देखी, क्यों इंस्पायर की, क्यों इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो बाहरी जो दिखावा हमें दिखा ना, हम उससे इंस्पायर हो गए, हम उस ग्लिटरी वर्ल्ड से इंस्पायर हो गए। हालांकि जब अंदर क्या है वो कुछ और ही है। अभी आपने एक बहुत ही फेमस पिक्चर था विक्रांत मसी का, 12th फेल करके, उसमें काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई है उसकी कि वो गरीब परिवार से होता है, फिर मेहनत करता है, फिर वो जॉब करता है। जॉब भी कहाँ करता है, जहाँ चक्की में जॉब करता है, जहाँ पे आटा पीसने का काम होता है, वहाँ पे वो एक बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ता है, फिर आईपीएस क्रैक करता है। कुछ लोगों को ये इतना इंस्पायरिंग लगा, लेकिन आप जब रियल लाइफ में करने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा यार ये क्या हेडेक है। तो उसने भी जो किया ना, विक्रांत मस्ती ने, उसे पिक्चर में ही किया, वो सिर्फ सर्टेन टाइम के लिए टेक लेने के लिए किया। हाँ, अब इसमें होता है कि एक्टर को कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है, उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, बट वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। वो एक जोन में जाना पड़ता है, आधे पौने घंटे के लिए आप वो सोच के पढ़ के अपने आप को फील करा के आधे घंटे में आप उस जोन में जा सकते हो। लेकिन पूरी ज़िंदगी या कुछ साल उस चक्की में है, बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ना क्या आपको जमेगा गर्मी में? इतना नहीं है ना। तो हमेशा जो चीज़, जो फिक्शन होता है ना वो फिक्शन ही होता है, उसको वैसे ही पकड़ के चलो, उसको रियल लाइफ में करने का मत सोचो। जो आपके लिए डिसाइडेड है वही आपके साथ होगा। ठीक है, अब यूएस में कितनी बार कई सारे टीनेजर्स जो होते हैं ना वो टैटूज़ निकालने के लिए, मैंने भी निकाले कुछ टैटूज़ निकालने के लिए ना काफ़ी सारे खर्चा करते हैं। ठीक है, अब वही जो टीनेजर्स आगे जाके जब अडल्ट बनते हैं ना, वो टैटू रिमूवल के लिए ना उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, फिर जो मिडल एज लोग होते हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपने लाइफ पार्टनर से कंटाल के ना डिवोर्स देने के लिए जाते और डिवोर्स कर भी लेते। वहीं पे दूसरी जगह पे जो यंग अडल्ट होते हैं ना वो मैरिज के लिए भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है। ऑथर का ये कहने का मतलब है कि कॉपी मत करो किसी को भी, किसी की लाइफ को कॉपी मत करो। जिसको जो मिला ना उसने उसके लिए पे किया है, बस उसकी हार्डवर्क, उसका जो एफर्ट्स उसने लिए ना वो आपके सामने आपको दिखा नहीं है, आपको बस उसकी ग्लोरियस उसके अचीवमेंट दिख रहे, इसलिए आप चाह रहे हो उसकी लाइफ जियो, बट पैसा नहीं है। ठीक है, तो इतना भी किसी को कट टू कट कॉपी मत करो। नेसेसरी नहीं है कि एक चीज़ उसके लिए सक्सेसफुल हुई तो आपके लिए भी होगी। वो उठा तो आप भी उठोगे, वो उठा क्या पता आप उठने की जगह पे आप बैठ जाओ तो। ठीक है, तो कॉपी मत करो। ठीक है, तो गाइस ये था मेरा व्लॉग ऑन द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। कैसा लगा हो प्लीज़ अपना फीडबैक दो, और अगर आप रेगुलर हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। Up till then, stay happy, stay cool. Bye bye. Signing out, Tejas Lad.